30 अक्टूबर। हिंदू पेज 1। काला नमक चावल। ये यूपी और नेपाल के बॉर्डर वाले इलाके में तेराई रीजन में ग्रो किया जाता है। ईस्टर्न यूपी की 11 डिस्ट्रिक्ट्स को इसका जीआई टैग मिला हुआ है। इस चावल की खास बात क्या है? इसका हस्क काले रंग का होता है एंड इसमें से सुगंध आती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के लोगों को चावल दिया था ताकि इसकी सुगंध से उन्हें भगवान बुद्ध की याद आती रहे। ये चावल बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम और भी बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। हिंदू पेज 6। करक्यूमिन। हल्दी को पीला रंग इसी करक्यूमिन कंपाउंड से मिलता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस आर्टिकल में एक बीमारी का जिक्र है, मैस्टिटिस। इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी इन्फेक्शन की वजह से। रिसर्च में पाया गया है कि कैटल में जब ये डिजीज़ होती है तो करक्यूमिन से कैटल को काफ़ी रिलीफ मिलता है। हिंदू पेज 10। ग्वांतानामो बे। ये नॉर्थ अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी में यहाँ पे कंट्री है क्यूबा। क्यूबा में एक जगह है ग्वांतानामो बे। इसे यूएसए ने 1903 में लीज पे ले लिया था। हालांकि क्यूबा कई बार कहता है कि यूएसए ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, बट फ़िलहाल बात यह है कि यूएसए इस रीजन को कंट्रोल करता है। 9/11 अटैक्स के बाद यूएसए ने यहाँ पे अपने नेवल बेस में एक प्रिजन खोला था और जो भी अपराधी वगैरह होते हैं जिनको यूएसए मिडिल ईस्ट से पकड़ के लाता था उन्हें यहाँ पे डाला जाता था एंड उनके साथ काफ़ी इनह्यूमन बर्ताव होता था। इसलिए अक्सर ग्वांतानामो बे न्यूज़ में आता रहता है। क्यूबा कैरिबियन सी की एक आइलैंड कंट्री है। इसकी कैपिटल हवाना है। 31 अक्टूबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 3 कमिटीज़ हैं जिनका फोकस टेररिज्म है। पहली है दाइश एंड अल कायदा सैंक्शंस कमेटी। आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से रेजोल्यूशन से बनी थी। यूपीएससी सिंपली रेजोल्यूशन का नाम ले सकता है, जैसे यूएनएससी रेजोल्यूशन 1267। इसके बारे में 1-2 सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है। तो रेजोल्यूशन 1267 से ये वाली कमेटी बनी थी। अल कायदा सैंक्शंस कमेटी 1999 में कमेटी बनी थी। इसका काम है ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट बनाना एंड उन टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे सैंक्शंस लगाना। यूएनएससी के 15 के 15 मेंबर्स इन कमिटीज़ के मेंबर्स होते हैं। फिर 2001 में 9/11 अटैक के बाद एक रेजोल्यूशन लाया गया 1373। इससे बनी काउंटर टेररिज्म कमेटी। इसका काम क्या होता है कि कंट्रीज़ को एनकरेज करे कि वो टेररिज्म को रोकें। जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। ये सैंक्शंस इम्पोज नहीं कर सकती है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट कर सकती है। 2004 में रेजोल्यूशन 1540 से जो कमेटी बनी उसका काम है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पिलफरेट ना हो, इस तरह की चीज़ें। ये भी सैंक्शंस नहीं इम्पोज कर पाती है। जब भी न्यूज़ में आता है कि हमने कोशिश करी यूएनएससी में कि पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं होने दिया, तो हम वो 1267 कमेटी की बात कर रहे होते हैं। हिंदू पेज 12। रियांग एंड ब्रू। रियांग या ब्रू ये मतलब एक ही बात है, अलग अलग नाम लिए जाते हैं एक ट्राइब के। ये ट्राइब त्रिपुरा एंड मिज़ोरम की है। 2020 में एग्रीमेंट हुआ था कि जो ब्रू त्रिपुरा में रह रहे हैं उन्हें त्रिपुरा में ही सारे राइट्स मिलेंगे जो एक ऑर्डिनरी सिटीज़न को मिलते हैं, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स। छोटा सा बैकग्राउंड है इस बात का। 1995 से 97 के बीच में मिज़ोरम में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी। उसका रीज़न ये था, सदियों से मिज़ोरम के अंदर मीज़ो और ब्रू ये दोनों ग्रुप सदियों से रहते आए थे। फिर मीज़ो ग्रुप्स ने कहना शुरू किया कि ये ब्रू जो हैं ये बाहर से आए हैं, इनसे इनके सारे राइट्स छीन लिए जाएँ, ठीक है, एंड वोटिंग राइट्स उनको बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए। तो जब ऐसे इनके राइट्स छीने गए तो फिर ब्रू ने रिटेलिएट किया, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन ब्रू वाली ट्राइब्स हार गई। तो वो फिर वहाँ से भाग के मिज़ोरम से भाग के चले गई त्रिपुरा।
अब त्रिपुरा से सरकार ने कई बार कोशिश करी कि इनको वापस मिज़ोरम भेजा जाए, लेकिन क्योंकि मिज़ोरम में इनके खिलाफ वायलेंस होता है इसलिए ये वापस नहीं जा पा रहे हैं। तो फाइनली फिर 2020 में एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है, जो ब्रू त्रिपुरा में आ गए हैं वो त्रिपुरा में ही सेटल किए जाएंगे एंड त्रिपुरा में ही उनको सारे राइट्स दिए जाएंगे। हिंदू पेज 13 पे क्विज़ दिया है विमेन एमपीज़ के ऊपर। प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू में कैजुअली कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन 50% मार्क क्रॉस कर गया है। सबसे ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कौन सी कंट्री में है? रुवांडा में। लेकिन वहाँ पे कुछ कोटा भी है विमेन के लिए। एक ऐसी कंट्री जिसमें विमेन के लिए कोई कोटा नहीं है, फिर भी वहाँ 53% पार्लियामेंटेरियंस विमेन है, वो कंट्री है क्यूबा। एनी मैस्करीन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें 15 विमेन थी, उनमें से एक विमेन ये थी। एंड बाद में जब पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे तो ये पहली विमेन एमपी थी केरला से। गीता मुखर्जी, ये 7 बार लोकसभा में एमपी चुनी जा चुकी हैं। एंड जो विमेन रिजर्वेशन बिल आज से कई साल पहले जब आया था तो इन्होंने काफ़ी अच्छी मुहिम छेड़ी थी कि ये बिल पास हो जाए, हालांकि हो नहीं पाया। चंद्रानी मुर्मू, करंटली शी इज़ द यंगेस्ट सर्विंग एमपी इन इंडिया, उड़ीसा के क्योंझर से ये हैं। सोनल मानसिंह, ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं राज्यसभा की एंड शी इज़ ऑल्सो अ वेरी फेमस क्लासिकल डांसर। 31 अक्टूबर का एडिटोरियल गवर्नर के ऊपर है। गवर्नर का ऑफिस बहुत पुराना है। ब्रिटिश काल में जब 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था तो गवर्नर की पोजीशन क्या थी? गवर्नर वॉज एजेंट ऑफ द क्राउन। जो भी राजा है रानी है ब्रिटेन में, उसके एजेंट की तरह गवर्नर एक्ट करते थे, लेकिन उनके ऊपर सुपरविजन रहता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। 1935 वाले एक्ट के बाद सिचुएशन ये हुई कि गवर्नर उस प्रोविंस के मिनिस्टर्स की बात सुनते थे, जो मिनिस्टर्स कहते थे वो गवर्नर को करना पड़ता था, लेकिन कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी गवर्नर के पास थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नर की पोस्ट कोई ऐसी इंडिपेंडेंट पोस्ट नहीं है कि जो बंदा यहाँ पे बैठ गया वो अपनी मनमर्जी से, अपने प्लेजर से जो मर्जी करता रहे। गवर्नर हमेशा अकाउंटेबल रहे हैं, चाहे वो गवर्नर जनरल को रहे हों या चाहे तो वो मिनिस्टर्स का कहना मानते हों, लेकिन वो कभी इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करते थे। बहुत ही स्पेसिफिक केसेस थे जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते थे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 163(1) में दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहेंगे वो गवर्नर को करना होगा, यानी गवर्नर को बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन गवर्नर वो फंक्शंस वैसे ही करेंगे जैसा मिनिस्ट्री कहेगी, यानी कि एक्चुअल डिसीजन मिनिस्ट्री का होता है, गवर्नर की सिर्फ उस पर स्टैंप लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जनता किसको चुनती है, गवर्नर को या मिनिस्टर्स को? मिनिस्टर्स को ना, हम अपने एमपी एमएलए को चुनते हैं, राइट? तो इसलिए क्योंकि ये लोग आंसरेबल हैं हमें, इसलिए डिसीजंस ये मंत्री लोग लेंगे, ना कि गवर्नर। गवर्नर सिर्फ अपनी मोहर लगाएंगे। आर्टिकल 164(1) मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नर। क्या मतलब? कि गवर्नर जब चाहें हटा दें? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। आप खुद सोचो, इलेक्शंस करवाए ही क्यों जाते हैं? इसलिए ना कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने। अब मान लो गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं अभी, एंड सपोज करो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, ठीक? एंड अगले दिन गवर्नर बोल दे कि नहीं, ये जो भी लोग चुने गए मैं इनको हटा रहा हूँ, ये लोग मंत्री नहीं बनेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा, तो इलेक्शन से वो मजाक बन जाएंगे फिर, ठीक है? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नर अपना प्लेजर तभी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी किसी मंत्री को तभी हटा सकते हैं जब उनके पास मेजॉरिटी ना हो। ऐसे ही अपनी मनमर्जी से गवर्नर किसी को भी हटा नहीं सकते हैं। डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर की तो लेकिन बात होती है, तो वो क्या होती है फिर? देखो, डिस्क्रिशन कहाँ पे यूज़ करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफिकली बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि हर जगह गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी, लेकिन कुछ गिने चुने केसेस हैं जहाँ पे वो अपनी डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं। वो गिने चुने केसेस संविधान में लिखे हुए हैं।
अब कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, कहते हैं भी प्लेजर ऑफ गवर्नर मतलब गवर्नर जो मर्जी करे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आर्टिकल में बात लिखी गई है कि अगर ऐसा होता कि गवर्नर जो मर्जी चाहे करे, हर जगह अपनी डिस्क्रिशन यूज़ करे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों गिनवाता कि यही वो 4 जगह हैं जहाँ गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि यही वो 4-5 जगह हैं जहाँ डिस्क्रिशन यूज़ हो सकता है, मतलब बाकी जगह डिस्क्रिशन यूज़ नहीं हो सकता है। B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया और यूएस के प्रेसिडेंट को कंपेयर किया था। जैसे स्टेट में गवर्नर की पोजीशन होती है, लगभग वैसे ही सेंटर में प्रेसिडेंट की होती है। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन काफ़ी कुछ वैलिड है। जैसे यूएस प्रेसिडेंट, उनके जो मंत्री, वहाँ पे मंत्री को सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो यूएस प्रेसिडेंट के मंत्री ने जो बात बोल दी, ठीक है ना, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको ना माने। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर मिनिस्टर्स ने कोई बात बोली है तो प्रेसिडेंट को उस पर थप्पड़ लगाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यूएस में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे ही वहाँ पे प्रेसिडेंट जब चाहें किसी भी मंत्री को डिसमिस कर सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट ऐसे डिसमिस नहीं कर सकते हैं। जब तक प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक किसी भी मंत्री को नहीं हटाया जा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में मेजॉरिटी है उनके पास, तब तक प्रेसिडेंट उनको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था। एक एक्स्ट्रा इन्फो, अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात बोली थी स्पेसिफिकली गवर्नर के लिए कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो गवर्नर खुद कर पाए। गवर्नर की ड्यूटीज़ हैं, ज़रूर हैं, लेकिन वो ड्यूटीज़ वैसे ही निभाएंगे जैसा मंत्री उन्हें कहेंगे। उन्हें मिनिस्टर्स की बात माननी पड़ेगी। क्लास 30 पेज 5 पे हमने गवर्नर के टॉपिक को डिस्कस किया था मेंस पर्सपेक्टिव से। प्रैक्टिस रोज़ करो, रोज़ प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे बीच में तो फिर से क्वालिटी ऑफ आंसर्स बेकार हो जाएगी।